गैसेस के बिहेवियर के ऊपर जो अलग-अलग लॉ दिए गए हैं, जैसे बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, इन सब के बारे में आपने कहीं न कहीं तो सुना ही होगा। याद नहीं है बात की बात है। आज क्या करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बेसिस पे इन सभी लॉ को डिराइव करेंगे, ठीक है? तो पहले बात करते हैं हम बॉयस लॉ के बारे में। तो बॉयस लॉ क्या बोलता है, अगर हम क्या करें बॉयल्स टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दे तो जो आपका प्रेशर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम को, यही बोलता है। आज इसी चीज को हमको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के माध्यम से ये प्रूफ करना है, ठीक है? तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या बोलता है, कोई भी अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल है वो किसी कंटेनर के अंदर रखा हुआ है तो उसके वॉल्स पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। और वो प्रेशर कितना होता है, वन प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 यम एन बाई वी सी स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पे देखो यम क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास, एन क्या है, एवोगाड्रो नंबर, या एन को ऐसा भी बोल सकते हो, एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है? हमने मान लिया कि जो 1 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। वी क्या है, कंटेनर का वॉल्यूम, ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है? तो देखो अगर हम इसमें बात करें कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, ठीक है? तो देखो मास किसी एक मॉलिक्यूल का फिक्स हो गया, किसी 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे वो भी फिक्स हो गए, कंटेनर का वॉल्यूम भी फिक्स है, 1/3 भी कांस्टेंट है, मतलब इतना तो कांस्टेंट है। हमको सिर्फ इसके ऊपर चेक करना है कि जो आपका सी होता है, सी बार का स्क्वायर, ये कितना होता है, 3RT अपॉन यम। यम क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट भी किसी एक गिवन गैस का फिक्स होगा, तो मतलब ये भी कांस्टेंट हो गया। अगर हम क्या करें, इसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दें तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 3 भी कांस्टेंट है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये हम तो कांस्टेंट बना ही दिया, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर वेट एक पार्टिकुलर गैस के लिए फिक्स रहेगा। वेरी सिर्फ क्या कर सकता है, टेम्परेचर, अगर ये भी कांस्टेंट हो जाए तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो आप क्या बोल सकते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है फॉर ए पार्टिकुलर गैस वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वहां से आप सिंपली क्या बोल सकते हो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है? इसको इसको और इन सब को एक कांस्टेंट कोई अलग से बना दो, ठीक है? और सिर्फ क्या करो, प्रेशर और वॉल्यूम को छोड़ो तो क्या बचेगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यही कांस्टेंट हटाओगे तो यही सब आपके पास आ जाएगा, ठीक है? नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं चार्ल्स लॉ के बारे में। तो वो बोलता क्या है कि अगर कोई गैस कंटेनर के अंदर कोई गैस भरा हुआ है, ठीक है? और उस गैस का कोई मास फिक्स कर दिया हमने, तो अगर हम क्या करें, प्रेशर को भी फिक्स कर दें, मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रखें, तो जो आपका वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है? जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसेस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वो ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे तो क्या करेंगे, अपने वॉल्यूम को बढ़ा लेंगे। टेम्परेचर कम करोगे तो वो क्या होंगे, पास आने लगेंगे, कंडेंस होने लगेंगे, तो उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है? तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, ठीक है? इसी बात को हमको क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे प्रूफ करना है, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, 1/3 mn बाई वी सी स्क्वायर, ठीक है? रूट मीन स्क्वायर, ठीक है? तो देखो हम क्या करते हैं, v को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, pv इज इक्वल टू ये। अब क्या करो, यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है? तो देखो क्या बनेगा, pv इज इक्वल टू 2/3, n को अलग कर दो, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या सिंपली बोलो एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, ठीक है? ये जो सैंपल हम ले रहे हैं उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, ठीक है? इतना हो गया, ये निकला, ये निकला और ये निकला, क्या क्या बचा है उसको साथ में कर लो, ठीक है? 1/2 यम सी स्क्वायर, ठीक है? तो देखो हमने पिछली क्लास में जब काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें क्या देखा था, किसी भी गिवन सैंपल का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन होता है, वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। और ये भी किसके बराबर होता है, ये भी आपका 2/3 सॉरी 3/2 के टी के बराबर होता है। कि क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पिछले क्लास में हमने ये डिराइव भी किया था, इस पे क्वेश्चन भी किया था, आप देख सकते हो, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इतने की जगह 3/2 के टी यूज कर लेते हैं, ठीक है? तो क्या बनेगा, 2/3 n इंटू 3/2 के टी, 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल, मतलब क्या बचेगा, पीवी इज इक्वल टू
एन के टी। ठीक है, तो देखो यार, जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है, आर अपान एन। मतलब क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपन एवोगाड्रो नंबर के जब हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू मिलता है। मतलब क्या, अगर हम n को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो n के इज इक्वल टू r हो जाएगा। तो जो यहाँ पे n के है उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, r यूज कर सकते हैं। तो pv इक्वल टू क्या हो गया, rt हो गया। तो देखो यार, अगर हम क्या करें, यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट कर दे तो प्रेशर कांस्टेंट कर दो, आर तो आपका कांस्टेंट है ही, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो बचता क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इक्वल टू का साइन हटाओगे, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी लगाओगे तो क्या क्या बनेगा, पी इज डायरेक्ट सॉरी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, एट अ गिवन ना 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 कोई किसी भी फिक्स्ड प्रेशर पे उस गैस का वॉल्यूम उसके टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बस। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी का डेरिवेशन बाय काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 m n बाय v रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा, हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ठीक है, तो v को इधर मल्टीप्लाई कर दो पहले, और फिर क्या बचेगा, 2/3 n को अलग कर लो और 1/2 m n c रूट मीन स्क्वायर अलग कर दो। ठीक है, तो यम क्या है, एक मास का एक मॉलिक्यूल का मास, यम क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो देखो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, टोटल मास ऑफ गैस बन जाएंगे, तो उसको कैपिटल एम से डिनोट किया है। ठीक है, तो देखो हमको क्या मालूम है कि अगर हम 1 ग्राम कोई भी गैस लें और उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन निकालें तो वो किसके बराबर होता है, हाफ यम रूट मीन स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, 3/2 kT के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, 1 मोल कोई गैस लेंगे तो आपको यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप कोई n मोल गैस लोगे तो उसके लिए आपको यहाँ भी n और यहाँ भी n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सब बात हमने पिछले क्लास में किया था। ठीक है, तो देखो अगर हम क्या करें, यहाँ पे हमने अभी कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया है कि हम कितने की बात कर रहे हैं। तो अगर आप n मोल की बात करोगे तो यहाँ पे भी n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हो, n मोल गैस की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। ठीक है, मतलब क्या, 2/3 n इंटू 1/2 m c स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, 3/2 kT लिख सकते हो। ठीक है, अभी हम n नहीं लिखे हैं। ठीक है, अब अगर क्या करना, n मोल के लिए लिखना है तो ऊपर लिख देना फॉर n मोल, उसके बाद स्टार्ट करना, तो यहाँ भी n मल्टीप्लाई करना, यहाँ भी n मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, सिंपली बचेगा n इंटू क्या होता है, r होता है, रेडबर्ग गैस कांस्टेंट, तो पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरटी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप क्या करना है, n मल्टीप्लाई करोगे तो n यहाँ भी आएगा तो क्या बन जाएगा, पीवी इक्वल टू n आरटी बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए स्टार्टिंग में लिख देना फॉर n मोल ऑफ गैस, फिर कहानी को स्टार्ट करना। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में। तो ये क्या बोलता है कि अगर किसी एक कंटेनर में गैस भरा हुआ है, ठीक है, और उस कंटेनर में एक छोटी सी होल कर दी जाए तो कुछ किस स्पीड से गैस आपका कंटेनर से बाहर निकलेगा उसके बारे में वो बोलता है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डेंसिटी। ठीक है, किसी भी गैस की बात करो, फॉर अ पर्टिकुलर गैस जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, मतलब किस स्पीड से गैस उस होल से बाहर निकलेगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ इट्स डेंसिटी, गैस के डेंसिटी के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो इसको आज हमको प्रूव करना है बाय यूजिंग काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 mn बाय v c स्क्वायर। सपोज कर लो कोई एक गैस है जिस कोई एक गैस का सिंपल है जिसमें एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, उसके अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, कंटेनर का वॉल्यूम भी है, ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ से आप इसका वैल्यू निकालो, c रूट मीन स्क्वायर का, तो वो क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 3pv अपॉन स्मॉल m कैपिटल n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो देखो एक मास का मॉलिक्यूल को अगर आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, टोटल मास ऑफ गैस मिल जाएगा। डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होता है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे रो आ जाएगा, डेंसिटी रो, साइन सही होता है, साइन रो होता है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें सिर्फ रूट मीन की, तो वो क्या होगा आपका, ये सभी क्या चले जाएंगे रूट के अंदर, 3p अपॉन रो, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे बात करो तो ये कांस्टेंट है, 3 नंबर भी कांस्टेंट है, तो सिंपली क्या मिलेगा हमको, जो रूट मीन स्क्वायर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के, ठीक है। देखो अब हमको क्या एक और बात मालूम है, जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के, फॉर अ पार्टिकुलर गैस, कोई पार्टिकुलर गैस है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उसके रूट मीन स्क्वायर पे डायरेक्टली रिलेशन रखता है, ठीक है। तो देखो ये इस पे डायरेक्टली रिलेशन रख रहा है और आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे रिलेशन रख रहा है, तो मतलब जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। क्लियर हुआ? क्या कर दोगे यार, स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा ना, वही लिखा हुआ है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेंसिटी का स्क्वायर, यहाँ पे भी डेंसिटी है लेकिन रूट के अंदर है, स्क्वायर करो, रूट स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। इसको नोट करो। अब देखो ये किसके लिए बात हो गई, ये हो गई एक गैस के लिए। अगर आपके पास दो अलग अलग गैस हैं जिसमें पहले का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू C1 है और दूसरे का C2 है, तो C2 है तो उसके लिए जो आपका VRMS का वैल्यू, मतलब हम अगर हम C1 अपान C2 निकालें तो वो किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ रो2 अपान रो1 के बराबर आएगा। अगर हम फिर क्या करें, रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाले इन दोनों गैसेस के लिए जिनका एक का पहले का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू C1 दूसरे का C2 है, तो वो किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ रो2 अपान रो1 के बराबर। ये बात हो गई दो गैसेस के लिए और ये बात हो गई किसी एक गैस के लिए, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो ये बोलता क्या है कि अगर एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे गैस भरे हुए हैं, जो गैस एक दूसरे से नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, तो उस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर कर जनरेट होगा, जो बनेगा, वो अलग अलग गैसेस के पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। एक एग्जांपल से समझो, ठीक है। सपोज कर लो एक कंटेनर है जिसमें ऑक्सीजन भरा है, हाइड्रोजन भरा है और हीलियम भरा है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, इनके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। तो सपोज कर लो नॉर्मल टेम्परेचर की बात चल रही है, तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये बोलता है कि इस कंटेनर के अंदर जो पी टोटल होगा वो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ऑफ हीलियम के बराबर होगा। ये जो प्रेशर हम बात कर रहे हैं वो क्या है, पार्शियल प्रेशर है। देखो पार्शियल प्रेशर का मतलब समझो, सपोज करो हमारे पास एक यहाँ पे कंटेनर कोई है, ठीक है, उसके अंदर हमने ऑक्सीजन भर दिया, तो ऑक्सीजन यहाँ पे अकेला है, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन हर जगह खुद का प्रेशर क्रिएट करेगा। तो पार्शियल प्रेशर का ये मतलब होता है कि अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, तो इसका मतलब ये कि ऐसा अज्यूम कर लो कि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसके द्वारा जो भी प्रेशर लगाया गया अकेले, वो क्या बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करो तो सपोज कर लो कि यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसका अकेले द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या कर जाए, बन जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, हीलियम द्वारा लगाया गया, ठीक है। वो एक मिक्सचर रहे और उसके अंदर पूछा जाए पार्शियल प्रेशर किसी एक का, तो अज्यूम कर लो कि उस मिक्सचर में सिर्फ वही प्रेजेंट है, अब उसके द्वारा जो भी प्रेशर लगाया जाएगा वो क्या बन जाएगा, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो देखो यही बोलता है हमारा डाल्टन लॉ कि जो आपका पी टोटल होता है वो क्या, अलग अलग गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। इसी को हमको क्या करना है, काइनेटिक थ्योरी से प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, एक सेकंड इसको पहले रफ कर दें। सपोज करो हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, जिसका टोटल वॉल्यूम कैपिटल V के बराबर है। हमने क्या किया है, कोई ए टाइप का गैस लिया जिसके N1 मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, हमने उसको इसके अंदर डाला, ठीक है, और जो ये मॉलिक्यूल्स हैं N1 जिनका नंबर है, हर अलग अलग मॉलिक्यूल का मास M1 है, और यहाँ पे जो ये
ए गैस द्वारा प्रेशर लगाया जाएगा, उस प्रेशर का वैल्यू P1 है। ठीक है, प्रेशर क्यों, देखो अभी हमने सिर्फ एक गैस डाला है, अभी और 2-3 डालोगे तो क्या बन जाएगा, ए द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा वो पार्शियल प्रेशर बन जाएगा। तो ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो P1 के बराबर है, और ये मॉलिक्यूल्स का जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो R1 के बराबर है। ठीक है, और क्या करो, एक दूसरा कोई गैस लो B। ठीक है, उसके क्या है, हमारे पास N2 मॉलिक्यूल्स हैं, उसको इसके अंदर डालो। ठीक है, और इन सभी अलग अलग मॉलिक्यूल का मास m2 के बराबर है, बी द्वारा लगाया गया पार्शियल प्रेशर P2 के बराबर है, और इन सब का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू R2 के बराबर है। ठीक है, चलो इतना हो गया, R2 बना है। रूट मीन स्क्वायर को हम C1 से डिनोट करते हैं, चलो उसको C1 से ही करो। ठीक है, क्योंकि पिछले वाले में हमने जो रेट ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा था उसमें हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन को R से डिनोट किया था। ठीक है, इसको C1 से डिनोट कर दो, इसको C2। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को। ठीक है, तो अब हम क्या बात करें, अगर हम अकॉर्डिंग टू जाए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो प्रेशर होता है किसी कंटेनर के अंदर वो किसके बराबर होता है, 1/3 यम एन बाय वी रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यम क्या होता है, एक मास का मॉलिक्यूल, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो हमने अभी सिर्फ दो गैस डाला, सपोज कर लो तीसरा भी डाला तो उसका क्या होगा, उसमें n3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, अलग अलग का मास m3 होगा, पार्शियल प्रेशर P3 के बराबर होगा, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू C3 के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही चौथा पांचवा हम बहुत सारे मिक्सचर गैस से जिसमें मिलाते जाएंगे और एक मिक्सचर बनाते जाएंगे। ठीक है, और ये जो गैसेस हम मिला रहे हैं ये सभी क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे मिला रहे हैं। ठीक है, कम टेम्परेचर क्या है, हर जगह कांस्टेंट है। तो अब जब क्या करोगे, आप गैसेस को मिलाओगे तो गैसेस क्या होंगे, इसके अंदर हर जगह फैलना स्टार्ट करेंगे। सपोज कर लो इसको इसके अंदर किया तो ये क्या होगा, हर जगह फैलना चाहेगा, फैलेगा और अपना प्रेशर एग्जर्ट करेगा। बी को इसके अंदर डालोगे तो वो भी पूरे वॉल्यूम में फैलेगा, अपना प्रेशर एग्जर्ट कर लेगा, क्योंकि गैसेस है, गैसेस पूरे वॉल्यूम में फैल जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी गैसेस आप ले रहे हो सभी कैपिटल वी वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि ए गैस है तो वो इतने में ही रहेगा, बी गैस है तो वो इतने में ही रहेगा, सभी क्या करेंगे, टोटल कैपिटल बी वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हम पहले गैसेस की बात करें इसके द्वारा कितना प्रेशर लगाया गया होगा। ठीक है, तो देखो बी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्योंकि बार बार भी नीचे रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा कैलकुलेशन करने में। तो पहले बात करें प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए ऑन दिस वॉल्यूम, तो किसको उसको क्या लिखोगे, P1, क्योंकि इसके द्वारा क्या है, जो प्रेशर पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट किया गया है वो P1 के बराबर है। तो P1B इज इक्वल टू 1/3 m1, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी अलग अलग मॉलिक्यूल का मास कितना है, m1, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, n1, और रूट मीन स्क्वायर C1 है तो उसका स्क्वायर। ठीक है, फिर बात करें अगर दूसरे के लिए, तो दूसरे के लिए क्या होगा, P2B इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 c2 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवे के लिए। अगर हम क्या करें, सारे जो हम बना रहे हैं गैसेस का प्रेशर उन सबको ऐड करें तो क्या होगा, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, P1 P2 P3 ऐसे आता रहेगा, लेकिन वॉल्यूम हर जगह सेम रहेगा। ठीक है, तो फॉर n टाइप ऑफ गैसेस के लिए आप क्या करो, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये लेफ्ट हैंड साइड की बात चल रही है, ये अलग कर दो, और वॉल्यूम तो सबका सेम ही रहेगा। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड में आओ, राइट हैंड साइड में क्या है, 1/3 तो सब में रहेगा, सिर्फ चेंज ये सब हो रहे हैं। तो क्या करो, 1/3 को बाहर कर दो, अंदर क्या बचेगा, पहले के लिए m1 n1 c1 स्क्वायर, दूसरे के लिए m2 n2 c2 का स्क्वायर, फिर तीसरे के लिए करोगे तो m3 n3 c3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ये स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो देखो हम क्या करें, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो हर जगह करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हर जगह करोगे नीचे भी हर जगह करोगे। ठीक है, तो जो ऊपर आप हर जगह मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको बाहर ही रहने दो। ठीक है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई मत करो, और ये जो नीचे आप मल्टीप्लाई किए हो उसको हर जगह मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसा क्यों किया, देखो हमको क्या मालूम है, किसी पर्टिकुलर गैस का एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन का वैल्यू पता है कि वो किसके बराबर होता है, 1/2
यम सी स्क्वायर के बराबर होता है। और किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करें तो अलग अलग गैसेस का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ये सब हमने पिछली क्लास में बात किया था, ठीक है। तो इतना नोट करो, ये ऊपर वाला इतना रफ कर दे, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ तक हो गया। फिर हमने क्या मालूम है कि जो आपका किसी एक पार्टिकुलर गैस का एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन होता है वो किसके बराबर होता है, हाफ यम रूट मीन स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। और किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे सारी गैसेस का एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है, सेम होता है। तो अगर हम पहले गैस की बात करें तो पहले गैस का एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन दूसरे गैस का, तीसरे गैस का, सभी क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या, 1/2 यम 1 C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 यम 1 C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 यम 3 C3 स्क्वायर, ठीक है। ऐसा ये चलता रहेगा सारे मॉलिक्यूल्स, सारे गैसेस के लिए। तो सपोज करो ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन है वो कोई कैपिटल के बराबर है, के कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो इन सभी की जगह क्या यूज कर लो, के यूज कर लो। तो यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, सारे के को कॉमन करके बाहर निकाल दो। तो क्या मिलेगा हमको, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 V इज इक्वल टू 2/3। के बाहर निकला, अंदर क्या बचेगा, n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट डॉट डॉट, यही बचेगा। तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस यहाँ तक उसके अंदर नंबर ऑफ गैसेस होंगे उतने तक का मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो n1 क्या है, पहले गैस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, n2 क्या है, दूसरे गैस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखो सपोज कर लो ये सभी क्या है, स्मॉल n के बराबर है, ठीक है। स्मॉल n क्या है, पूरे गैसेस के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। अगर हम ऐसा अज्यूम करें कि जो पार्शियल प्रेशर अलग अलग गैसेस का आया है वो किसके बराबर हो जाए, एक पार्टिकुलर टाइम के लिए P के बराबर हो जाए, ठीक है। कि ये जो आपका पार्शियल प्रेशर पहले गैसेस का, पार्शियल प्रेशर P2 दूसरे का, पार्शियल प्रेशर D2 थर्ड गैस, प्लस डॉट 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 ये जो है ये किसके बराबर हो जाए, एक कैपिटल P के बराबर हो जाए। तो उस टाइम पे क्या होगा, PV इज इक्वल टू 2/3 n के हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये रिलेशन बना, ठीक है। और हम अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होता है कि अगर किसी एक कंटेनर का वॉल्यूम V है तो उसके ऊपर जो प्रेशर लगता है वो किसके बराबर होता है, 1/3 mn बाई वी रूट मीन स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो हमने अभी क्या अज्यूम किया कि ये सभी किसके बराबर है, एक P के बराबर है। मतलब अगर PV इज इक्वल टू इतना लिख सकते हो अपने एजम्पशन से, कौन सा एजम्पशन की P1 P2 P3 किसके बराबर है, P के बराबर है। तो आप PV इज इक्वल टू इतना भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो मतलब क्या, ये रिलेशन और ये रिलेशन बराबर है। तो 2/3 n के किसके बराबर हो गया, 1/3 MnC स्क्वायर के बराबर हो गया। ये रिलेशन कब आया, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट बनाया ये रिलेशन कब आया, जब हमने एज्यूम कर लिया कि जो P1 P2 P3 पार्शियल प्रेशर अलग अलग गैसेस का है वो P के बराबर है, मतलब टोटल प्रेशर ऑफ गैस के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ गया, P टोटल इज इक्वल टू P1 P2 P3 डॉट डॉट Gn Pn तक, जहाँ पे n नंबर ऑफ अलग अलग गैसेस के लिए, ठीक है। क्योंकि हमने मान के रखा है कि बहुत सारे गैसेस हैं, ठीक है। तो वहां से क्या क्या प्रूफ हो गया कि जो आपका डाल्टन लॉ क्या बोलता है कि किसी एक मिक्सचर में अलग अलग गैसेस का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है, टोटल प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है। यही है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, नोट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के बारे में। तो पहले बात करते हैं कि एवोगाड्रो जो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ये कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। आप सोच सकते हो ये कितना बड़ा होगा। अगर आप क्या करो, पॉपकॉर्न लो, ठीक है, और उन पॉपकॉर्न को पूरे अमेरिका पे फैला दो तो आप 9 मील जमीन के अंदर तक पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को ढाक सकते हो। कितना बड़ा ये नंबर होता है, ठीक है। या थोड़ा सा और सोचना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आप इतने अच्छे मैथमेटिशियन हो गए हो जो आप एक सेकेंड में 10 मिलियन वर्ड्स काउंट कर सकते हो तो आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन एवोगाड्रो नंबर काउंट करने में 200 बिलियन ईयर लगेंगे। काउंट कर लोगे आप, ग्रेट हो, ठीक है। बात करते हैं हाइपोथेसिस के बारे में। तो ये बोलता ये है कि अगर हमारे पास दो अलग अलग गैसेस हैं,
और उनका अगर हम प्रेशर टेम्परेचर सेम रखें, ठीक है, तो दोनों गैसेस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। सिंपल, ठीक है, इसी बात को हमको आज प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। तो सपोज कर लो पहले एक ए गैस लेते हैं जिसका अलग अलग मॉलिक्यूल का मास m1 है, इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 के बराबर है, और इसका VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू c1 के बराबर है, ठीक है। और कोई बी गैस लो जिसका अलग अलग मॉलिक्यूल्स का मास m2 के बराबर है, इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n2 है, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू c2 के बराबर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, और सपोज कर लो कि ये जो गैस ऑक्युपाई करेगा वो भी v वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, और ये गैस भी जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा वो भी कैपिटल V वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। दोनों गैसेस सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे और दोनों सेम टेम्परेचर पे भी रखे गए होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहले गैस के प्रेशर के बारे में अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, तो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 m1 n1 c1 स्क्वायर बाई v, ठीक है। और दूसरे गैसेस की बात करें, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1, और दूसरे गैसेस की बात करो तो वो भी क्या होगा, v इक्वल टू 1/3 m2 n2 c2 बाई v, ठीक है। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2। तो देखो दोनों गैसेस के लिए एवोगाड्रो ने क्या बोला कि प्रेशर और वॉल्यूम सॉरी 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 टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम रखना है, ठीक है। तो देखो इसका भी प्रेशर P लिया हमने, इसका भी प्रेशर P लिया, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल है तो राइट हैंड साइड में भी इक्वल होंगे, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम लिया है जिसकी वजह से दोनों साइड प्रेशर भी सेम आया, ठीक है। तो देखो मतलब क्या P ये पहला रिलेशन दूसरे रिलेशन के बराबर है, तो रखो 1/3 m1 n1 c1 स्क्वायर बाई v इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 n2 c2 स्क्वायर बाई v। तो देखो 1/3 v 1/3 कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ हमारे पास m1 n1 c1 स्क्वायर इक्वल टू m2 n2 c2 स्क्वायर, ठीक है। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 3। तो देखो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, जो हमने पिछले क्लास में टॉपिक क्लियर किया था, कि जो किसी भी अलग अलग गैसेस का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है कोई कांस्टेंट टेम्परेचर पे सेम होता है, और किसी एक गैस का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2 यम सी स्क्वायर के बराबर होता है, रूट मीन स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहले गैसेस के लिए VRMS पहले गैसेस के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, तो वो क्या होगा, हाफ m1 c1 स्क्वायर, और दूसरे गैसेस की बात करें तो वो क्या होगा, हाफ m2 c2 स्क्वायर के बराबर। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब सेम टेम्परेचर पे बात चल रही है तो दोनों वैल्यू बराबर होंगे, मतलब ये इसके बराबर होगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, वहां से हमको क्या मिलेगा, m1 c1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 c2 स्क्वायर मिलेगा। दोनों वैल्यू बराबर है, इसको एक सेकंड के लिए कोई कांस्टेंट अल्फा, चलो अल्फा बोल दो, कोई कांस्टेंट है अल्फा ना, दोनों वैल्यू बराबर है। तो यहाँ पे भी ये अल्फा n, ये n1, और यहाँ पे अल्फा n2, ठीक है। अल्फा से अल्फा कैंसिल, n1 इज इक्वल टू क्या मिला, n2 n1 n2 हमने माना क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स माना था किसी गिवन गैस के अंदर। तो देखो क्या हुआ, हमने जब वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रखा तो दो अलग अलग गैसेस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ गया, सेम आ गया, यही बोलता है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। डिफरेंट अगर हमारे पास दो अलग अलग गैसेस हैं, हाँ वही बोलता है भाई, चल नोट कर ले।